नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास से बनने वाले अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। आपको बता दूं, आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी प्राचीन इतिहास के जो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं बीए प्रथम सेमेस्टर में जो पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में आप बता दीजिए। चूँकि अब की बार लिखित परीक्षाएं लगभग सभी विश्वविद्यालयों की होने वाली हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और एकाध विश्वविद्यालय और हैं जिनकी परीक्षा लिखित होगी। बाकी सभी की परीक्षाएं आपकी ऑब्जेक्टिव मतलब लिखित होने वाली है। डीडीयू वगैरह की ऑब्जेक्टिव हो रही हैं। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में आपको क्या पढ़ना होता है महोदय? भारत और विश्व की प्राचीन सभ्यता के बारे में आपको जानना होता है। तो इसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे और उनके आंसर आपको कैसे लिखना है, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, उनको भी आपको बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। याद रखें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय, ऐसे कई विश्वविद्यालय और जैसे कि जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, एमजेपीआरयू बरेली, ठीक है, बीयू झांसी, या ऐसे और कई विश्वविद्यालय, उन सभी में एक प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि बीए प्रथम सेमेस्टर में जो बच्चे हैं उनमें उनको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसके बाद में लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय सब आएंगे। ठीक है, चले समझने का प्रयास करते हैं। तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। शायद जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का कल पेपर लगा हुआ, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वीर बहादुर का भी पेपर उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, सभी के लिए। ठीक है, चले पहला प्रश्न आ चुका है। ऐतिहासिक साहित्य से हमें प्राचीन इतिहास की क्या जानकारी मिलती है? ऐतिहासिक साहित्य से, ऐतिहासिक साहित्य का मतलब होता है ऐसी पुस्तक जो कि इतिहास की पुस्तक है या इतिहास में जो साहित्य लिखे गए हैं उनसे हमको एक प्रकार से प्राचीन इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, यानी कि जो साहित्यिक सोर्सेस हैं, लिटरेरी सोर्सेस हैं एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के, उसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक यानी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल और कल्चरल जो हिस्ट्री है, क्योंकि इतिहास एक प्रकार से अगर आप देखते हैं तो एक इतिहास होता है राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो जब आप मेडिवल हिस्ट्री बेसिकली पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं? आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, सामाजिक यानी कि सोशल हिस्ट्री या सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी ऐतिहासिक और सामाजिक साहित्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? ऐतिहासिक और सामाजिक साहित्य, यानी ऐसे साहित्य जो इतिहास को लेकर के और समाज को लेकर के लिखे गए हैं, उन्हीं साहित्य से हमको जानकारी प्रायः मिलती है। ठीक है, कौटिल्य की एक रचना है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के या उनके प्रधानमंत्री रहे हैं कौटिल्य। इनका नाम था चाणक्य, वैसे नाम था विष्णुगुप्त इनका। ये बात ध्यान रखें, मूल नाम क्या था इनका? विष्णुगुप्त नाम था। इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो एक प्रकार से इतिहास के बारे में बहुत बड़ी जानकारी देने वाली एक पुस्तक है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखते हैं जो हमें तत्कालीन भारत की संपूर्ण झलक देखने को इसमें रचनाएं मिलती है। इसके अलावा ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके अलावा कल्हड़ की राज तरंगड़ी हो गई, इसके अलावा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस हो गई। ऐसे ही आप देखते हैं बिल्हड़ की रचना एक है, ठीक है, और ऐसे विक्रमांक देवचरित, ऐसे ही और कई विद्वान हुए हैं जिनकी रचनाएं एक प्रकार से बड़ी फेमस हुई हैं, जैसे कि कल्हड़ की रचना राज तरंगड़ी हो गई। और भी आपको बता दूं कि जैसे कि और भी लोग हुए हैं जिन्होंने एक प्रकार से रचनाएं लिखी हैं जो कि एक प्रकार से प्राचीन भारतीय के इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते थे। दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है, मेगस्थनीज कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए, मेगस्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर वही व्यक्ति था, ये मतलब कि सेल्यूकस निकेटर जो था ये आपको ध्यान होगा क्या नाम था? अरस्तु का एक शिष्य था सिकंदर महान के नाम से जिसको जानते थे। सिकंदर का सेनापति हुआ करता था एक जमाने में सेल्यूकस निकेटर जब यहाँ पर भारत में अभियान कर रहे थे सिकंदर, तो उस दौरान सिकंदर को लगता है कि यहाँ पर दिक्कतें हैं, तमाम प्रकार की अफवाहें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की रणनीतियों के द्वारा फैलाए जाते हैं उनकी सेना में एक प्रकार से भुखमरी से लेकर के तमाम प्रकार की महामारियाँ फैलने लगती हैं और यहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। सेनाएं उनकी थकी रहती हैं, रास्ते में एक प्रकार से सिकंदर की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर को गद्दी मिलती है। सेल्यूकस निकेटर को पहले से ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं पे कुछ झोल तो इसमें है, कुछ लोचा जरूर है। ठीक है, जब उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ लोचा जरूर है तो वो एक प्रकार से वो दोबारा से, जब सिकंदर मर जाता है, ये गद्दी संभालता, फिर उसके बाद में पुनः आक्रमण करता है भारत पर। और जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय नंद वंश के शासक जो है घनानंद शासन कर रहे थे। लेकिन घनानंद को एक प्रकार से उनकी गद्दी से उतार करके या उनको हरा करके गद्दी संभालते हैं चंद्रगुप्त मौर्य।
चाणक्य ने एक प्रकार से चूंकि अपना बदला लिया, चाणक्य अमात्य थे पहले नंद वंश के, तो घनानंद ने उनका अपमान कर दिया था, उनके बाल खुल गए थे, उनको एक प्रकार से ढकेल दिया था या एक लात मार दी थी या कुछ हुआ था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि बेटा अब ये चोटी उसी दिन बंधेगी जब तुम्हारी गद्दी एक प्रकार से ख़त्म कर देंगे। अखंड भारत का संकल्प लिया और कहा तुमको तो हम एक प्रकार से देख लेंगे। कहा भी गया है रामचरितमानस में क्या कि इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सुजरी। यानी कि अग्नि के समान वो भस्म हो जाता है। जो एक प्रकार से जो ओरिजिनल ब्राह्मण होते हैं, जो एक प्रकार से ब्राह्मणत्व की ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होते हैं, अगर उनसे कोई द्रोह कर लेता है, उनसे छल कपट दंभ ईर्ष्या पाखंड जैसी बातें करता है, तो वह व्यक्ति एक प्रकार से अग्नि के समान भस्म हो जाता है। जिस व्यक्ति का एक प्रकार से इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, यानी कि इंद्र के वज्र से जो व्यक्ति बच सकता है, काल के दंड से वो बच सकता है, ठीक है, ममसूल विशाल यानी कि भगवान शंकर के त्रिशूल से बच सकता है, ठीक है, और जो है सुदर्शन चक्र से बच सकता है, ठीक है, काल दंड हर चक्र का, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र रोष पावक सुजरी या विप्र द्रोह पावक सुजरी, यानी विप्र के एक प्रकार से रोष से या उनकी एक प्रकार से गुस्सा से एक प्रकार से चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वही एक प्रकार से ब्राह्मण चाणक्य उसने एक प्रकार से प्रण ले लिया, ठीक है, कि अब भाई अब तुमको तो खत्म कर देंगे। एक बच्चे को उठाया, एक प्रकार से आप देखें चंद्रगुप्त मौर्य को इतनी ट्रेनिंग दी, शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, चालबाजी कूटनीति सबसे पारंगत कर दिया कौटिल्य को, और वही मतलब कौटिल्य ने किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना कर दी। और आप देखते हैं कि मौर्य वंश का पहला शासक यही होता है, और प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान सेनापति कौन बनते हैं, प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, वो बनते हैं चाणक्य महोदय। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र जो है ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी रचना है, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी काम आती है। तो वही सेल्यूकस निकेटर जब यहाँ पर आता तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का शासन चल रहा था। सेल्यूकस निकेटर एक प्रकार से सोचा कि भाई अब इनको हरा देंगे। सेल्यूकस निकेटर आक्रमण कर देता है। सेल्यूकस निकेटर आक्रमण करता है, दौड़ा दौड़ा करके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य महोदय की बुद्धि का प्रयोग करके उसको हरा देते हैं, और वो यहाँ से एक प्रकार से नतमस्तक हो जाता है। प्रभु शरणम त्राहि मम शरणागतम, आ जाता है इनके दरबार में भैया कि प्रभु अब बचा लो आप। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रकार से गुरु जी के समक्ष पेश करते हैं, चाणक्य जी के समक्ष इसको, सेल्यूकस निकेटर को, बेटा बोलो इन्हीं से जो बोलना है, ठीक है, हम तो कुछ निर्णय नहीं लेंगे, हमारे गुरुदेव बताएंगे आपको क्या करना है। उन्होंने कहा ठीक है संधि कर ले बेटा तू। कहा कैसी संधि करना है। कहा संधि यही करना है कि तुम्हारी जो कन्या है उसका नाम था हेलेना, कहा कि इसकी शादी कर दे चंद्रगुप्त मौर्य से। हाँ लेकिन शादी होगी, लेकिन उससे जो बच्चा होगा वह बच्चा राज सिंहासन पर भारत के कभी नहीं बैठेगा, यह बात भी ध्यान रखेंगे। यानी कि जो सेल्यूकस निकेटर की बहन से या उसकी पुत्री से विवाह, जो हेलेना से विवाह होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो संतान जो है वो मौर्य वंश की गद्दी नहीं पाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। ये बात शर्त साथ साथ मंजूर होती है। इस तरीके से शादी हो जाती है सेल्यूकस निकेटर और इसकी, ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना की और एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की। फिर उसके बाद में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री के हालचाल के लिए देख लेख के लिए एक दूत भेजता है। तो वो वही दूत का नाम था क्या भैया, उसी दूत का नाम क्या था, मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज एक दूत था, ठीक है, जिसने जो एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखता है, बड़ी फेमस पुस्तक है इंडिका। इस पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक में उस समय के इतिहास की बहुत ज़बरदस्त जानकारी मिलती है, पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो इंडिका जो है ये रचना एक प्रकार से बड़ी फेमस रचना है ऐतिहासिक साक्ष्यों के दृष्टिकोण से भी देखें तो। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है फाहियान। फाहियान भी एक विदेशी यात्री ही था। देखिए फाहियान नामक चीनी यात्री, चीन का था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आया था। 15 वर्ष तक भारत में रहता है और तत्कालीन भारत के शासन प्रबंध, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और इतिहास, मतलब धार्मिक इतिहास, इन सभी पर प्रकाश डालता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से फाहियान नाम का यात्री जो है आता है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य वो फर्स्ट हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न है, पुरातात्विक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है। तो पुरातात्विक सामग्री को 3 भागों में बांटा गया भैया। कौन कौन से, पहला अभिलेख, यानी कि अभिलेखों के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है, वो भी पुरातत्व लेख है। दूसरा मुद्राओं के माध्यम से, और तीसरे होते हैं स्मारक। तो पुरातात्विक सामग्री जिनसे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो 3 प्रकार से होते हैं। एक अभिलेख के माध्यम से, यानी कुछ लिखा होता है वो हम पढ़ लेते हैं। दूसरा होता है मुद्राएं, कुछ सिक्के मिल जाते हैं उनके माध्यम से हम पता लगाते हैं। तीसरा होता है स्मारक, कुछ जो है भवन वगैरह मिल गए उससे। इनमें अभिलेखों का विशेष महत्व होता है। अभिलेखों से एक प्रकार से एग्जैक्ट जानकारी मिलती है, बाकी तो कल्पना, मतलब एकदम अनुमान लगाया जाता है। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका, महाकाव्य कौन कौन से हैं। देखिए महाकाव्य की अगर बात की जाए तो भारतवर्ष में 2 प्राचीन महाकाव्य हुए हैं। इसी के नाम पर महाकाव्य काल का भी एक प्रकार से मतलब समय पूरा डिसाइड कर दिया गया है।
देखिए, रामायण और महाभारत, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने करी संस्कृत भाषा में, महाभारत की रचना कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने करी है, वह भी संस्कृत भाषा में। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने राम के चरित्र के साथ, मतलब चरित्र चित्रण के साथ साथ उस समय की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और इसके अलावा धार्मिक स्थिति जो है उस पर प्रकाश डाला है रामायण में। ठीक है, इसके अलावा वेदव्यास द्वारा रचित जो महाभारत है, ये प्राचीन इतिहास, आख्यान और उपदेशों का कोष है। जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो महाभारत में एक प्रकार से आपको ना दिख जाए। महाभारत में हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही है, जिसको कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो रामायण में भगवान राम जी के एक प्रकार से पूरी, मतलब कि पूरे जन्म के बारे में चीज़ें बताई गई, पूरा जन्म और उनके जीवन में जो उपलब्धियाँ रही उनकी। ठीक है, इसके साथ ही साथ महाभारत में कौरव पांडव की एक प्रकार से कथाएं हैं। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। जो मोहर मिली है, मोहर माने एक प्रकार से मिलती हैं, जिस मोहर को लेकर के आप शहरों में जाते थे, नगरों में जा सकते थे, वही मोहर होती है। देखिए, मोहरें हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तुएं मानी जाती हैं। ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी है। इन पर प्रायः जानवरों के चित्र तथा ऐसी, मतलब एक ऐसी लिपि के चिन्ह खुदे हुए हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इनका प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। यानी एक प्रकार से तो इसको पढ़ नहीं पाए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये मोहर मिली है, बट एक प्रकार से ये मोहरें जो हैं ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई हैं और जानवरों के चित्र इस पर एक प्रकार से मिले हुए हैं और इस पर ऐसी लिपि के चिन्ह खुदे हैं जिनको अभी तक एक प्रकार से जो विद्वान गण है वो पढ़ नहीं पाए हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, जो बच्चे इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या किसी अन्य सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप एसएमएस करेंगे 9161 93 60 62 में। ठीक है, इस नंबर पर आप एसएमएस करेंगे। आप अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका सब्जेक्ट क्या क्या है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे करने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से, और वहाँ पर आपको 3 मेजर सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स, इसके अलावा एक माइनर सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स और एक आपका को करिकुलर का जो जिसमें फूड न्यूट्रिशन वाला पूरा पेपर होता है, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। पिछले 3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को एक वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें 2022 के क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करवाया, 2023 कल की वीडियो में, और 2024 और आज का पेपर जो हुआ था राम मनोहर लोहिया का 2025 वाला, उसको भी तुरंत मैंने सॉल्व करवा करके दे दिया। और 2024 और 25 इन्हीं सबसे 2025 का पेपर बना था, और बच्चों बालिकाओं का पेपर जो हुआ उसको सॉल्व करवा दिया। बालकों का पेपर जल्दी आपका होगा, वो यहीं से आएगा। ठीक है, तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट होंगे, सभी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी यहाँ पर विधिवत तरीके से हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, प्रथम सेमेस्टर में जुड़ेंगे, उसके बाद में फिर सेकंड सेमेस्टर की भी क्लास आपकी एक प्रकार से बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी। तो आप हमसे अगर जुड़े रहेंगे तो एक प्रकार सेकंड सेमेस्टर की इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल जाएगी, और आपकी बार आप फिर एक प्रकार से बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे तो आपको एक प्रकार से क्लासेस मिलती रहेंगी, चैप्टर वाइज क्लासेस होंगी। फिर उसके बाद में एक प्रकार से एग्जाम टाइम पे ऐसे मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। ठीक है, चलें, प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका, असीरियन समाज में स्वतंत्र नागरिक किन 3 वर्गों में बटे हुए थे? तो असीरियन समाज, जो असीरियन सभ्यता है, उसमें जो समाज था वो एक प्रकार से 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग कौन था भैया? पहला वर्ग था मारबनुती, ठीक है, दूसरा था संत वर्ग, और तीसरा था उस्मानी अथवा की दस्तकार वर्ग। और तीसरा कौन सा था? मतलब कि पहला वर्ग, मतलब पहला कौन था? मारबनुती यानी कि संत वर्ग, जिसमें बड़े बड़े संत दिग्गज आते थे। दूसरा था उस्मानी यानी कि दस्तकार वर्ग जो होते थे। तीसरा होता था खुशी यानी कि श्रमिक वर्ग, ठीक है, काम करने वाले। इस तरीके से 3 वर्ग हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, असीरियन सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो असीरियन निवासियों ने अपनी क्रूर तथा हिंसक मनोवृत्ति के अनुरूप अपने धर्म का भी सृजन किया था। यानी कि ये लोग क्रूर थे, हिंसक थे, उसी के अकॉर्डिंग अपने धर्म का भी एक प्रकार से इन लोगों ने अपने धर्म को बनाया था। इस प्रकार धर्म उनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति को किसी प्रकार से कम नहीं कर सका। असीरियनों का देवता मतलब कि अससुर था। अससुर को युद्ध का देवता स्वीकार कर लिया गया है, यह बात भी ध्यान रखेंगे। यानी एक प्रकार से इनमें हिंसा करना कोई एक प्रकार से पाप नहीं माना गया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्राचीन असीरिया में स्त्रियों की दशा को स्पष्ट कीजिए। तो असीरिया में भी बेबीलोनिया की भांति स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। उनका जीवन बंधा हुआ था। उच्च वर्ग की स्त्रियां बिना पर्दे के बाहर नहीं निकल सकती थीं। वेश्यावृत्ति को बुरा नहीं समझाता था यहाँ पर प्राचीन असीरियन में। शासन द्वारा उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता था वेश्यावृत्ति को। उस समय एक बहुत ही भद्दी
प्रथा प्रचलित थी और वह थी लड़कियों को खरीदने की और बेचने की प्रथा। लड़कियों को खरीदना और बेचना आम बात था, उसमें एक प्रकार सरकार भी कोई उस पर रोक टोक नहीं लगाती थी। तो ये एक प्रकार से असीरियन सभ्यता में स्त्रियों की दशा थी। स्त्रियाँ एक प्रकार से एक वस्तु की भांति समझी जाती थी। बेबीलोनियन की भांति मतलब कि स्त्रियां असीरिया में भी एक प्रकार स्वतंत्रता उनको बिल्कुल नहीं मिली थी। ठीक है, उच्च वर्ग की स्त्रियां बिना पर्दे के बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकती थी। वेश्यावृत्ति एकदम से अपने चरम पर थी। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न आप देखेंगे, असीरियन सामाजिक व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिए। असीरियन सामाजिक व्यवस्था पर एक टिप्पणी। देखिए, असीरियन समाज मुख्यतः दो वर्गों में बटा हुआ था। पहला था स्वतंत्र नागरिक वर्ग और दूसरा था दास्य वर्ग। असीरियन अभिलेखों के आधार पर हमें उनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। असीरिया के समाज में परिवार पितृ प्रधान था, यानी कि यहाँ पर जो पिताजी होते थे या जो एक प्रकार से पुरुष वर्ग होता था उसकी प्रधानता होती थी। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अवेस्ता। अवेस्ता क्या है भाई? अवेस्ता जो है, जिसे जेंड अवेस्ता भी कहा जाता है, ये पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम है। ठीक है, पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी? अवेस्ता 2023 में प्रश्न पूछा गया है। इसमें पारसी धर्म के विकास सिद्धांत, नियम, रीति रिवाज तथा पैगंबर जोरास्टर यानी कि जरथुस्ट्र की शिक्षाएं शामिल हैं। इनकी रचना स्वयं जरथुस्ट्र यानी कि जोरास्टर नाम के जो पैगंबर थे उन्होंने किया था। अवेस्ता के 5 मुख्य खंड हैं। पहला खंड है यासना, दूसरा है बिस्पेराड, तीसरा है बेंदीदाद, चौथा है यसल्स और 5वां है खोरडे अवेस्ता। तो अवेस्ता के 5 खंड में अवेस्ता बटी है। ऐसे रामायण रचना अपनी 7 कांडों में बटी है। ठीक है, ऐसे ही ये अवेस्ता जो पारसी धर्म के लोग होते हैं उनकी फेमस ग्रंथ है या उनके लिए एक प्रकार से एक उनके पवित्र पुस्तक मानी जाती है। वो 5 खंड में बटी। पहला खंड का नाम है यासना, दूसरे का नाम है बिस्पेराड, तीसरे का नाम है बेंदीदाद, चौथे का नाम है यसल्स, 5वें का नाम है खोरडे अवेस्ता। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, नील नदी के विषय में आप क्या जानते हैं अथवा नील नदी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, नील नदी को प्राचीन मिस्र के निवासी हापी कह करके पुकारते थे। क्या कहते थे नील नदी को? नील नदी मिस्र का वरदान है, इसको तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन नील नदी को प्राचीन मिस्र के निवासी क्या बोलते थे? हापी कह करके पुकारते थे। यह नदी बेसिकली युमांडा के पर्वतों से निकल करके लगभग 6436 किलोमीटर का मार्ग तय करके भूमध्य सागर में जाकर के मिलती थी, मतलब गिरती थी। इसका मार्ग अनेक अवरोधों से युक्त था। अवरोध माने कि इनके मार्ग में तमाम अवरोध आते थे, फिर मार्ग अपना नदियाँ थोड़ा सा मार्ग इधर उधर बदलती थी, फिर जाकर के आपस में मिलती थी और इस तरीके से वो जाकर के लगभग 6436 किलोमीटर यानी 6436 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद में भूमध्य सागर में जाकर के नील नदी मिलती थी। मिस्र में एक प्रकार से इसको क्या बोलते थे? इसको हापी कह करके पुकारा जाता था। नील नदी का वरदान किसे कहा गया है? स्पष्ट करें। देखिए, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा गया है। इसका कारण यह है कि युगों युगों से मिस्र के सुख और समृद्धि का कारण क्या रहा है? नील की नदी रही है, यानी नील नदी रही है। नील नदी तो एक प्रकार से बड़ी नदी मानी जाती है और मिस्र के निवासियों की आर्थिक, साहित्यिक, कलात्मक, धार्मिक और वैज्ञानिक जो एक प्रकार से प्रगति हुई है वो सब नील नदी की वजह से ही हुई है। जितनी भी सभ्यताओं का विकास आप देखेंगे नदी घाटियों में ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि नदी घाटियों में विकास इसलिए सभ्यताओं का होता है क्योंकि सभ्यताएं जो होती हैं उनके क्या चाहिए भाई? देखिए, रोटी सबसे पहली बात, रोटी कहाँ मिलेगी? जहाँ पर पानी होगा। तो पानी पीने के लिए सुविधा और खाने पीने के लिए सुविधा जहाँ पर मिलेगी वहीं पर जीव जंतुओं का विकास होगा। इस वजह से वहाँ पर हरी भरी घास होगी। जब आप देखें अफ्रीका जैसे बीहड़ देश में एक प्रकार से मिस्र की सभ्यता का हो जाना कोई साधारण बात तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सब उबड़ खाबड़ और सब एक प्रकार से इस तरीके से वहाँ पर एक नदी जो नील की नदी है वो मिस्र नदी का मतलब मिस्र का वरदान इसलिए नहीं कहा था नील नदी को, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार से वही एक प्रकार से जान लीजिए ऐसी एक चीज़ है जो कि एक प्रकार से उनको जीवित रखे हुए है। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ी चीज़ें यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ मैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, मिस्रवासियों का पारिवारिक जीवन स्पष्ट करें। पारिवारिक जीवन उनका कैसा था? देखिए, मिस्रवासियों के सामाजिक संगठन का मूल आधार क्या था? परिवार था। यानी परिवार जो होता था वो एक प्रकार से सामाजिक संगठन का सोशल इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या सोशल जो संगठन होता था उसका जो है परिवार एक अंग होता था। परिवार सबसे छोटी इकाई होती थी। एक परिवार में पति पत्नी होते थे, भाई बहन हो सकते थे और प्रेम पूर्वक निवास करते थे सभी लोग। एक पत्नीत्व विवाह का प्रचलन था, यानी कि एक पुरुष के एक ही पत्नियाँ होंगी, इसका प्रचलन था। ठीक है, अगला प्रश्न, मिस्र के निवासियों का व्यापार वाणिज्य स्पष्ट कीजिए। देखिए, मिस्र के निवासियों का जो व्यापार वाणिज्य है ये एकदम उन्नति पर था, एकदम प्रोन्नत पर था। यातायात यानी कि जो एक प्रकार से आवागमन के साधन है
वो उसके आवागमन का मुख्य माध्यम नील सरिता ही थी। नील सरिता मतलब नील नदी का जो नील नदी थी उसी के माध्यम से, नाव के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, जिसमें नावों के द्वारा मिस्री व्यापारी विदेशों से माल का आयात यानी कि खरीदते थे, निर्यात मतलब बेचते थे, ठीक है, यानी आयात निर्यात किया करते थे। उनका व्यापारिक संबंध किससे था? क्रीट से, फोनेसिया से, फिलिस्तीन से और भारत से। यानी व्यापार किससे करते थे मिस्र के लोग? भारत से करते थे, फिलिस्तीन से करते थे, फोनेसिया से करते थे, क्रीट नाम के देश से करते थे। इन सभी ये सब पहले के एक प्रकार से जो नाम है, इन सभी देशों से एक प्रकार से इनका संबंध था और व्यापार किया करते थे, खरीद लेन देन रहता था, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, मिस्र के देवी देवताओं के विषय में बताइए। देखिए, मिस्र में सर्वप्रथम हम बहुदेववाद का दर्शन पाते हैं, यानी कि सबसे पहले मिस्र में आप देखेंगे बहुदेववादी प्रथा थी। बहुदेववादी मतलब होता है कि कई सारे देवी देवताओं को मानते थे, ठीक है। प्राचीन समय में मिस्रवासी अनेक देवी देवताओं, पशु पक्षियों, वृक्षों, वनस्पतियों आदि की पूजा किया करते थे, जैसे आजकल हिंदू धर्म में होता है, ठीक है। उनके देवी देवताओं की कुल संख्या लगभग 2000 से भी ज़्यादा थी, ठीक है। तो मिस्र के देवी देवताओं के विषय में यही है कि ये बहुदेववादी थे। अगला प्रश्न, लाओ त्से के विषय में आप क्या जानते हैं? लाओ त्से तुंग। देखिए, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में 2 महान समाज सुधारकों का उदय हुआ। एक उनमें से था लाओ त्से और दूसरा था कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस और लाओ त्से दोनों चीन की सभ्यता के विकास के लिए बड़े उपयोगी माने जाते हैं। इन दोनों की शिक्षा के आधार पर चीन में 2 नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। एक का एक प्रकार से प्रणेता लाओ त्से, दूसरे का कन्फ्यूशियस। ये 2 एक प्रकार से चीन के महान व्यक्तियों में से माने जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं महोदय, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है बेटा, प्रश्न मिस्री कला की विशेषताएं बताएं। मिस्री कला यानी कि मिस्र की सभ्यता की जो कला थी उसके बारे में बताएं। देखिए, मिस्री कला की पहली विशेषता ये है बेटा कि उसकी उपयोगिता, दूसरी विशेषता धार्मिकता है, यानी कि उसकी उपयोगिता और एक प्रकार से दूसरी विशेषता क्या? धार्मिकता उसकी, चूँकि उपयोगिता पहली बात, दूसरी बात उसमें धार्मिकता भी विद्यमान है। तथा कला की तीसरी विशेषता है विशालता, यानी कि इसकी कला में विशालता है, इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है और इसमें एक प्रकार धार्मिकता भी व्याप्त है कला में। उन्होंने छोटी छोटी वस्तुओं की बनाने में रुचि नहीं ली, बल्कि पिरामिड बनाया, मंदिर, मूर्तियों आदि का निर्माण किया। तमाम विशालता के प्रवाह में कहीं कहीं जो है अनुपातहीनता आ गई है। अनुपातहीनता मतलब कि कभी कभी क्या हुआ है, इसको बनाने में एक प्रकार से जो अनुपात होता है, गणितीय नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ चीज़ें बन गई हैं इसमें एक प्रकार से, हालांकि वो चीज़ें एक प्रकार से बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई गई हैं और इसी चक्कर में एक प्रकार से चीज़ें ऐसी हुई होंगी, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इस तरीके से आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को, तो बिल्कुल आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न है, मिस्र के पिरामिड के बारे में आप क्या जानते हो? तो मिस्री कला में क्या था? पिरामिड बनाए गए, मंदिर बनाए गए, मूर्तियाँ बनाई गई, ठीक है। यही सब एक प्रकार से यहाँ की कला के नमूने हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा। प्रश्न आप देखेंगे, मिस्र के पिरामिड के बारे में बताएं। देखिए, पिरामिड मिस्री कला के सर्वोत्तम नमूने हैं। वे अपने आकार, प्रकार, निर्माण और शैली तथा सुदृढ़ता के लिए समस्त विश्व में प्रसिद्ध हैं। मिस्र के पिरामिड, चूँकि ऐसा पिरामिड और दुनिया में कहीं पर आपको नहीं मिलेगा जो मिस्र में मिलेगा। शताब्दियों की सर्दी, गर्मी, बरसात को झेलते हुए आज भी ये समय को चुनौती दे रहे हैं, मतलब कि एक प्रकार से आज भी, जबकि उनके अधीन समय नहीं, फिर भी एक प्रकार से वो लोग, यानी कि जो पिरामिड है आज भी वैसे के वैसे बने हुए हैं। उसमें थोड़ी बहुत घिसावट पिटावट जरूर है, लेकिन आज भी वैसे बने हुए हैं। मैंने पिरामिड को दिखाया था जब चैप्टर वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, मिस्र के लोगों का गणित के विषय में क्या योगदान था? देखिए, प्राचीन मिस्रियों ने गणित और ज्यामिति के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वे जोड़, घटाव, गुणा, भाग में बहुत कुशल थे, यानी कि प्रवीण थे। जोड़, भाग, गुणा, घटाव ये सब एक प्रकार से खूब जानते थे। उन्होंने भूमि को मापने के लिए त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत इन सभी का भी एक प्रकार से ज्ञान रखते थे। उन्होंने पिरामिड के निर्माण में अपने गणितीय और ज्यामितीय ज्ञान का उपयोग किया। गणित पर सबसे पुराना ग्रंथ जो है अहमस पेरिस, जो मतलब कि अहमस पेपिरस जो है, ये मिस्र की सभ्यता का ही देन है, जो प्राचीन मिस्र के उच्च गणितीय और ज्यामितीय ज्ञान को वर्णित करता है। आप देखें, पिरामिड भी एक प्रकार से त्रिभुजाकार श्रेणी में बना हुआ पिरामिड, जब आप देखते हैं एक प्रकार से पिरामिड, आप देखते हो पिरामिड किस तरीके से बनता है। पिरामिड आप जानते हो तो इस तरीके से पिरामिड बनते हैं, ठीक है। इस तरीके के पिरामिड होते हैं, ठीक है। अब पिरामिड इस तरीके से आप देखते हैं, पिरामिड कहीं ना कहीं बड़े बड़े पिरामिड आप देखते हैं, इस तरीके के पिरामिड होते हैं। मैंने पिरामिड आपको दिखाया भी था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गीजा का पिरामिड सबसे बड़ा पिरामिड है, चूँकि गीजा वहाँ के राजा थे। मान्यता यह है उन लोगों की, मिस्र की लोगों की, कि भाई ऐसा मानते हैं कि अगर हम उनको एक प्रकार चुनवा करके
राजा के एक प्रकार से मम्मी बनाते थे वो लोग, ठीक है, यानी लोग मर जाते थे, तो जो लोग मर जाते थे तो मरने के बाद में उसकी जो लाश होती थी उसको चुनवा देते थे बढ़िया पत्थर के माध्यम से, और वहाँ पर सब चीज़ रख देते थे कि भाई राजा हो सकता है फिर से जीवित हो, और तमाम लोगों को मार करके फिर उसमें रख देते थे ताकि एक प्रकार से राजा की सेवा भी वो करते रहें, ठीक है। इस तरीके से मान्यता थी कि भाई फिर से जीव आता है और उस शरीर को ढूंढता है जो शरीर से निकला हुआ है, इसलिए शरीर को सुरक्षित रखने का काम मम्मी बना करके लोग किया करते थे। यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, वेदांगों का 100 उदाहरण वर्णन कीजिए। देखिए, वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, 6 वेदांग हैं। वेदों को एक प्रकार से समझने के लिए, वेदों को अच्छे तरीके से कंठस्थ करने के लिए, उनको एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए वेदांगों की रचना करी गई। यानी वेदों के पूरक विधाओं में वेदांग का ही महत्व है। वेदांगों की संख्या 6 है। पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष, ठीक है। निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, शिक्षा, इन्हीं 6 के माध्यम से हम वेदों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अगर हमको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो हम वेद को अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगे। पहली बात शिक्षा। शिक्षा क्या है? शुद्ध उच्चारण का शास्त्र है, यानी कि शिक्षा के द्वारा आप किसी भी चीज़ को, किसी भी भाषा को समझने और पढ़ने के योग्य बनते हैं। दूसरी बात कल्प क्या है? कल्प में यज्ञ आदि का विधि विधान किया गया है। इसमें आप यज्ञ वगैरह के बारे में जान पाएंगे, कैसे यज्ञ का नियम कायदा क्या होता है पूरा समझेंगे। व्याकरण, इसमें भाषा के रूप को सुंदर बनाने, शुद्ध भाषा बोलने और लिखने आदि पर प्रकाश डाला गया है व्याकरण में। इसके अलावा निरुक्त क्या है? यह शब्दों की उत्पत्ति निर्माण का शास्त्र होता है, यानी शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में, यानी कि शब्द के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी जो मिलती है वो निरुक्त के माध्यम से मिलती है। और छंद जानते ही हैं, छंद की रचना विधियों पर प्रकाश डालता है, यानी कि एक प्रकार से कौन सा शब्द कहाँ पर आता है और तालमेल कैसे बैठता है शब्दों में, ये सब छंद बताता है। ज्योतिष, इसमें भूतकाल की, यानी कि जो बीत गई चीज़ें, और भविष्य यानी जो आने वाली हैं, इसकी रूपरेखा एक प्रकार से आपको ज्योतिष नाम के ग्रंथ में मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये 6 वेदांग होते हैं जो वेदों को समझने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। विभिन्न विधाओं और शास्त्रों का प्रारंभिक इतिहास इन्हीं ग्रंथों में प्राप्त होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, लघु उत्तरीय आप देख रहे थे अभी तक। चले हड़प्पा संस्कृति के निर्माता कौन थे? उनकी सभ्यता पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के निर्माता कौन थे बताएं। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बोलो, हड़प्पा सभ्यता बोलो या मोहनजोदाड़ो की सभ्यता बोलो, चूँकि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा नाम के 2 स्थल हैं जो बड़े फेमस स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी किनारे सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सरस्वती नदी और सिंधु नदी के समक्ष एक प्रकार से, या उन्हीं के एक प्रकार से रूप में हुआ है, उन्हीं किनारे इस नदी का विकास, मतलब इस नदी सभ्यता का विकास हुआ, इस घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता संसार की प्राचीन और गौरवमयी सभ्यताओं में अपना अलग स्थान रखती है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। अब से लगभग 75 वर्ष पूर्व इस सभ्यता का हमें लेस मात्र भी ज्ञान नहीं था, यानी कि 75 साल पहले हमको ये नहीं पता था कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। 1921-22 के आसपास आप देखते राखलदास बनर्जी ये सब मिल करके इनकी खोज करते हैं, ठीक है। यह सभ्यता खंडहरों में दबी हुई थी, परंतु पुरातत्ववेत्ताओं के अनवरत परिश्रम के परिणाम स्वरूप उसका उद्धार हुआ, यानी कि वो चीज़ें हमारे समक्ष आई। इस सभ्यता को खोज निकालने का श्रेय श्री राखलदास बनर्जी और राय बहादुर साहनी जी को जाता है, जिन्होंने 1921-22 ईस्वी में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवा करके इस पर महत्वपूर्ण काम किया। तत्पश्चात सर जॉन मार्शल के निरीक्षण में, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे उस समय, ASI जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म क्या है, ASI, ठीक है। तो ASI जो होते हैं एक प्रकार से उसी के क्या थे, ये डायरेक्टर थे कौन, जॉन मार्शल। तो उनके निरीक्षण में सारे काम संपन्न हुए, खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ और इस खुदाई के फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डाला गया। हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ, लोग इसके बारे में जान पाए, इसकी विशेषताओं के बारे में जान पाए। इससे कई सारे नगरों की पता चला। हड़प्पा, देखिए यह स्थान पश्चिमी पंजाब के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा के नाम से जाना जाता था पहले। मांटगोमरी जिला के पास स्थित है हड़प्पा नामक स्थान, जो पश्चिमी पंजाब में है। यह लाहौर यानी पाकिस्तान में ही है। लाहौर से लगभग 109 मील की दूरी पर स्थित था। प्राचीन काल में यह एक अत्यंत भव्य नगर हुआ करता था। इसकी खुदाई में बहुत सी सामग्री प्राप्त हुई है। यह सामग्री भी सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी से बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई है, ठीक है, क्लियर। दूसरा जो स्थान मिला है वह है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो यह स्थान सिंधु के लरकाना जिले में सिंधु नदी तथा नर नहर के बीच में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है। यह कराची से लगभग 200 मील की दूरी पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला या मुर्दों की समाधि। मोहनजोदाड़ो को सिंधु का
एक प्रकार से नखालिस्तान कहते हैं। इस नगर की खुदाई को पानी के तल से 7 तहें प्राप्त होती हैं, जिसमें से यह अनुमान लगाया जाता है कि नगर 7 बार बसाया गया था और 7 बार इसका अंत हुआ है। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो मूवी आप देखेंगे अगर, तो उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ अन्य स्थान मिले हैं, जैसे कि आप देखते हैं अन्य स्थानों में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अन्य स्थान भी मिले हैं, उनकी भी खुदाई करी गई। इन अन्य स्थानों में हड़प्पा की सभ्यता के विषय में तमाम जानकारी मिलती है। कराची ज़िले में अमरी नामक स्थान पर, अम्बाला सिंधु में चंदहुदड़ो, बिलोचिस्तान के केलात राज्य में नाल नामक स्थान में हुई खुदाई में बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें मिली हैं, अवशेष मिले हैं, उनके माध्यम से हम उस समय के बारे में पता लगा पाते हैं, ठीक है। यह बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, यह बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। चलें, चीन की सभ्यता की प्रमुख देन क्या थी, बताएं। चीन की सभ्यता देखिए, चीन की सभ्यता की प्रमुख देन कई सारी हैं। जैसे कि पहली बात तो यही कि कागज़ और छपाई का आविष्कार जो है चीन की सभ्यता के द्वारा ही हमारे समक्ष आता है। कागज़ का आविष्कार चीन में ही हुआ, तो चीन की सभ्यता में ही हुआ था कागज़ का और छपाई वगैरह का जो आविष्कार। दूसरी बात, भूकंप का पता लगाने वाले जो यंत्र है सिस्मोग्राफ, इसका आविष्कार भी चीन वासियों ने ही किया था सबसे पहले। भूकंप की तीव्रता को नापने का यंत्र सिस्मोग्राफ जो है, इसका भी प्रयोग चीन ने किया। हुआंग सी मतलब कि हुआंग टी यानी लगभग 2700 ईसा पूर्व की पत्नी उनकी थी लीजू ने पहल चीनी लोगों को रेशम की कीड़ों का पालन सिखाया इन्होंने। हांगटी की पत्नी थी लीजू ने सबसे पहले चीनी लोगों को रेशम के कीड़ों का पालन करना सिखाया। ने रेशमी वस्त्रों का एक प्रकार से अगर देखें तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग रेशमी वस्त्रों का कहाँ पर हुआ, चाइना में ही हुआ। रेशम के हल्के वस्त्रों का निर्माण और प्रयोग सर्वप्रथम चीन में ही हुआ। तो ये सब चीन की सभ्यता की देन है। इसके अलावा सी ड्वांग टी लगभग 247 ईसा पूर्व ने समस्त चीन में एक राजनीतिक सूत्र में आबद्ध किया, समस्त चीन को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। इसके अलावा दिशा सूचक केंद्र का आविष्कार भी चीन में हुआ। इसके अलावा चीन के लोगों ने ही सर्वप्रथम यह पता लगाया कि वर्ष में 365 दिन होते हैं। पेय पदार्थ के रूप में चाय का सर्वप्रथम प्रयोग चाइना में ही शुरू हुआ। ये कई प्रकार की ऐसी अद्भुत चीज़ें ये चाइना में ही शुरुआत होती। तो चीन की सभ्यता की प्रमुख देन ये सब हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, या बाकी आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे महोदय, प्रश्न आ चुका है, सुमेरियन या सुमेरिया के सामाजिक जीवन का उल्लेख कीजिए। सुमेरियन सभ्यता का जो सामाजिक जीवन है, सोशल लाइफ उन लोगों को कैसा हुआ करता था, प्रश्न ही पूछा गया है। देखिए, सुमेरियन समाज वर्ग व्यवस्था के दर्शन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। वर्ग व्यवस्था फैली हुई थी। साधारणतः समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था उच्च वर्ग, दूसरा था मध्यम वर्ग और तीसरा था निम्न वर्ग। राजपुरुषों, पुरोहितों और राज्य के जो अन्य उच्च कर्मचारी होते थे उनको उच्च श्रेणी में यानी उच्च पद में रखते थे। मध्यम श्रेणी के अंतर्गत जैसे सामंत जो होते थे राजा महाराजाओं के, व्यापारी वर्ग जो होता था और अन्य स्वतंत्र नागरिक जो होते थे, थोड़े से जानकार और थोड़े से रुपए पैसे वाले, वो सब एक प्रकार से मध्यम वर्ग में आते थे। दासों और मतलब कि श्रमों को निम्न वर्ग में रखते थे, यानी कि जो श्रमिक लोग होते थे, जो दास लोग होते थे, वो निम्न वर्ग में आते थे। तो इस तरीके से वर्ग व्यवस्था यहाँ पर भी व्याप्त थी। कन्याओं को काफ़ी गौरव प्राप्त था यहाँ पर, यानी कि जो लड़कियाँ होती थी उनको गौरव मिलती थी। परिवार में पिता की प्रधानता हुआ करती थी, परंतु साथ ही माता को भी अत्यंत गौरव प्रदान किया जाता था। यानी कि सुमेरियन सभ्यता में महिलाओं की स्थिति जो है उतनी खराब नहीं थी जितनी अन्य सभ्यताओं में थी तत्कालीन। बच्चों पर माता पिता का काफ़ी अधिकार होता था, यहाँ तक कि वे उन्हें बेच भी सकते थे। यानी बच्चों को अपने माता पिता का अधिकार होता था कि अपने बच्चे को किसी के हाथों बेच भी सकते हैं। ये अधिकार जो था माता पिता को था। माता पिता अपने बच्चों को उत्तराधिकारी से वंचित भी कर सकते थे। यानी उत्तराधिकार से, यानी कि मान लेते हैं कि 10 बीघा खेत है पिताजी के नामे, तो आप पिताजी का मन होगा तो आपको भी देंगे खेत, अगर नहीं मन होगा तो नहीं भी दे सकते हैं। ये एक प्रकार से ध्यान रखेंगे। ये किस में था भैया, ये था सुमेरियन समाज में, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। प्रश्न अगला आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, सुमेरियन सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो सामाजिक जीवन मैंने आपको बता दिया, स्त्रियों की क्या सिचुएशन थी। देखिए, सुमेरियन समाज में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। सुमेर में स्त्रियों को एक ऐसे अधिकार प्राप्त थे जो अन्य अनेक देशों में कि परवर्ती युगों में
उन्हें नहीं प्राप्त थी। यानी उस समय आप देखते हैं सुमेरियन सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति सबसे बेस्ट जो थी वो सुमेरियन स्त्रियों की ही थी। उदाहरण के रूप में सुमेर में दहेज पर वधू का मतलब कि अधिकार हुआ करता था। दहेज जो मिलता था किसको मिलता था? वधू को मिलता था, तथा उसी के मत अनुसार उसका व्यय किया जाता था। यानी कि अगर पैसा दहेज मिला है तो एक प्रकार से जो महिला आई है घर में वो बताएगी कि भाई इस पैसे का करना क्या है। जहाँ पर वो बहू बोलती थी पैसा खर्च करना, वहीं पर पैसा खर्च होता था। पति तथा वयस्क पुत्र के ना होने पर पत्नी पारिवारिक संपत्ति की देखभाल करती थी। यानी अगर पति नहीं है और वयस्क पुत्र नहीं घर में तो पत्नी जो होगी वही सारी पारिवारिक संपत्ति की देखरेख करेगी। ठीक है, वह अपने पति से पृथक व्यापार कर सकती थी। यानी कि अगर वो पत्नी चाहे तो पति अलग कोई व्यापार कर रहा तो पत्नी भी व्यापार कर सकती थी, ऐसा अधिकार उसको था। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से दासियां भी वो रख सकती थी। यानी कि अगर वो चाहे तो नौकरानी भी एक आध दुठू रख ले। ठीक है, कानूनन पति को यद्यपि अपनी पत्नी तथा बच्चों को बेचने तथा बंधक बनाने का अधिकार था। कानूनी रूप से अधिकार था कि भाई वो एक प्रकार से अपने बच्चों को बंदी बना सकते हैं, अपनी स्त्री को या अपनी पत्नी को बंदी बना करके रख सकते हैं, या उसको बेच सकते हैं किसी दूसरे के हाथों। ये सब अधिकार मिला था। तथापि व्यवहार में ऐसा बहुत कम होता था कि किसी बच्चे को कोई बेचता हो या किसी पत्नी को किसी ने बेचा हो, लेकिन अधिकार उनको कानूनी रूप से था, लेकिन बेचते नहीं थे। ठीक है, उपरोक्त वर्णन से हमको ज्ञात होता है कि सुमेर में या सुमेरियन सभ्यता में स्त्रियों को अनेक सुविधाएं प्राप्त थीं, किंतु इन सुविधाओं के प्रतिफल में उन्हें बहुत से बंधन सहने भी पड़ते थे। यानी जहां एक तरफ इनको अधिकार तमाम मिले थे वहीं दूसरी तरफ इनको एक प्रकार से सहना भी पड़ता था। नैतिक क्षेत्र में उनको पुरुषों से अधिक उत्तरदायित्व निभाना पड़ता था। मोरल वैल्यू उनके पास ज़्यादा होती थी। उनसे आशा की जाती थी कि वह अपने पति को अनेक बच्चों का, ठीक है, अपने पति को अनेक बच्चों का पिता बनाएंगी। यानी एक प्रकार से महिलाओं का एक प्रकार से अधिकार क्या होता था कि पहले एक प्रकार से जो लड़के वगैरह होते थे तो एक मर्दानगी का एक प्रकार से वसूल होता था कि भाई हाँ 4 बच्चे हैं 10 बच्चे हैं, तो एक प्रकार से होता था कि हाँ बहुत तीरंदाज है ये व्यक्ति। ठीक है, तो पिता बनाएगी। अतः बाँझ स्त्री को तलाक देने की प्रथा सुन करके कि सुंदर स्त्रियों को मंदिर में, मतलब कहीं ना कहीं पे यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर कई सारे ऐसी चीज़ें थीं जैसे कि आप देखते हैं तलाक, मतलब बाँझ स्त्री को तलाक देने की प्रथा थी। आप अगर स्त्री बाँझ है यानी उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही है, तो उसको पुरुष का अधिकार था कि उस स्त्री को एक प्रकार से तलाक देने का पूरा अधिकार था पुरुष को। इसके अलावा सुंदर स्त्रियों को मंदिर में देवदासी बना लिया जाता था। यानी कि ऐसी स्त्रियां या ऐसी जो महिलाएं होती थीं जो सुंदर होती थीं, वैसे तो सारी स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था उस समय सुमेरियन सभ्यता में, लेकिन जो ढेर सुंदर होती थीं, ज़्यादा सुंदर होती थी, उनको दासी के रूप में, ठीक है, यानी देवदासी के रूप में वो काम कर सकती थी वहाँ पर। ठीक है, इन सब के बावजूद सुमेरियन स्त्रियों की दशा अपेक्षाकृत काफ़ी अच्छी थी। अन्य सामाजिक जो एक प्रकार से दशाएं थीं अन्य सभ्यताओं की, उनसे काफ़ी अच्छी थी सुमेरियन सभ्यता की स्त्रियों की स्थिति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है सुमेरियनों का आर्थिक जीवन स्पष्ट कीजिए। सुमेरियन सभ्यताओं के जो लोग थे उनका जो इकोनॉमिकल लाइफ थी, इकोनॉमिक लाइफ थी, कैसी थी उसके बारे में बताएं। ये सब लघु उत्तरीय के क्वेश्चन आ सकते हैं, हमेशा आएंगे। आर्थिक दृष्टि से सुमेर में बहुत अधिक उन्नति की थी। खेती और व्यापार ही मुख्य धंधे हुआ करते थे इन लोगों के। खेती के लिए सिंचाई की अच्छी व्यवस्था भी थी सुमेरियन सभ्यता में, क्योंकि दजला फरात की जो घाटी है, दजला फरात जो है एक प्रकार से नदी घाटी है, उसकी उर्वरक शक्ति के कारण से कम श्रम के द्वारा कृषि कार्य सुगमतापूर्वक हो जाता था। चूँकि नदी घाटी में एक प्रकार से उर्वरक मिट्टी होती थी, मिट्टी उपजाऊ होती थी। ऐसी स्थिति में बेटा होता ये था कि एक प्रकार से मिट्टी, दुआब का एरिया पूरा था, दुआब मतलब कि 2 नदियों के बीच का इलाका, तो वहाँ पर कम मेहनत करके आप ज़्यादा फसल उगा सकते थे। तो ये बिल्कुल सिचुएशन थी। इसके अतिरिक्त दलदल, मतलब कि दलदलों को सुखा करके यहाँ के लोगों ने समस्त देश में नहरों का जाल बिछा दिया था। व्यापार अधिकतर मंदिरों के सदस्य, व्यापारियों और सौदागरों के हाथ में होता था। ठीक है, व्यापार पर अधिकार था इन लोगों का। ये सौदागर सुमेर का माल बाहर ले जाते थे और बाहर से मंदिरों के उपयोग में आने वाला जो जैसे सोना चांदी हो गया, ये सब लेकर के बाहर से आते थे। पूर्व में इसके व्यापारिक केंद्र थे, किंतु घाटी तक और भूमध्य सागर के बीच पूर्वी तट तक थे। मंदिरों के अलावा व्यक्तिगत व्यापार भी ये लोग क्या करते हैं, मंदिर के लिए तो व्यापार करते ही थे, साथ ही साथ में इसका जो पर्सनल व्यापार होता था वो भी आप ये लोग कर सकते थे, व्यापारी यहाँ के लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, बेबीलोनिया की कृषि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। बेबीलोनियन की जो सभ्यता है, बेबीलोनिया की सभ्यता की जो कृषि है इस पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, बेबीलोनियन सभ्यता की कृषि, किसानों की दशा सबसे पहले समझते हैं, फिर सिंचाई की स्थिति देखते हैं, फिर उनका जो हल था उसके बारे में जानते हैं। देखिए, किसानों की दशा कैसी थी बेबीलोनिया में। बेबीलोन की भूमि बहुत उपजाऊ थी। भूमि के मालिक प्रायः राजा हुआ करते थे या मंदिर का कोई पुजारी भूमि का मालिक होता था। धनी व्यापारी भी भूमि का मालिक हो सकता था।
अतः वे भूमि को किसानों में पट्टे पर देते थे। पट्टे मतलब कि जैसे कि बटैया हो गया, कूत हो गया, इस तरीके से ऐसे आजकल प्रथाएं हैं, ऐसे दिया करते थे। किसान को 1/3 भाग से लेकर के आधे भाग तक शुल्क भूमि पति को देना पड़ता था। यानी जैसे मान लेते हैं बटैया जिसको कहते हैं, बटैया मतलब कि आधा भूमि, जैसे कि आपको 1 बीघा मैंने दिया, 1 बीघे में आपने 4 कुंटल गेहूँ उपज किया, अब उनमें से 2 कुंटल तो आप रख लेंगे, आप सारी भर्ती लगाओगे, आप जुताई उताई दोगे, आप ही मेहनत करोगे, आप ही बोओगे, बस केवल मेरा खेत है इस वजह से आपको मुझे 2 कुंटल गेहूँ देना पड़ेगा। यही होता है बटैया, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के व्यवस्थाएं आजकल प्रचलित है, तो ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पर भी थी। कृषकों, चरवाहों तथा भूमिपतियों आदि के आपसी झगड़ों का फैसला राजकीय नियमों के अनुसार ही होता था। अगर कृषक, चरवाह या पूंजीपति या भूमिपति आपस में अगर लड़ते झगड़ते हैं तो उसका फैसला ऐसे आजकल न्यायालय में होता है, कोर्ट में होता है, ऐसे ही राजकीय नियमों के अनुसार ही वो हुआ करता था। अच्छा, सिंचाई की व्यवस्था क्या थी बेबीलोनिया में? तो ये कृषि प्रधान चूँकि था बेबीलोनियन सभ्यता में, भूमि की समुचित व्यवस्था करना और सिंचाई करना प्रायः शासक का कर्तव्य होता था। यानी कि राजा जो होते थे चूँकि टैक्स लेते थे, इस वजह से एक प्रकार से इनको व्यवस्था करते थे ये लोग सिंचाई की। इसी कारण से प्रायः सभी सम्राटों ने नई नहरें बनवाई यहाँ पर, पुरानी नहरों का जीर्णोद्धार यानी कि उनकी मरम्मत करवाई। राजकीय कर्मचारी भी अपने क्षेत्र की नहरों की मरम्मत करवाते रहते थे। तो उस तरीके से सिंचाई की बढ़िया व्यवस्था थी, क्योंकि सरकार सिंचाई की व्यवस्था को एक प्रकार से अपने अंडर में ली हुई थी। इसके अलावा बेबीलोनियन हल की अगर बात की जाए, बेबीलोनियन हल, बेबीलोनियों के कुछ प्राचीन कृषि यंत्रों का प्रयोग आज भी हो रहा है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है बेबीलोनियन हल। हम्मुराबी के युग में प्रचलित किसी हल का चित्र मतलब कि अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, परंतु कसाइटों के युग के हल के चित्र को देख करके हम्मुराबी के युग के हल का अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बेबीलोनियन हल जो था वो कसाइटों के हल से काफ़ी मिलता जुलता रहा होगा, ऐसा माना जाता। तो यानी कि बेबीलोनियन से हल मिला तो इसे खेती करने के पूरे प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है भैया, बेबीलोनियन की कला पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। देखिए, स्थापत्य कला सबसे पहली बात, स्थापत्य कला, फिर चित्रकला के बारे में समझेंगे। देखिए, स्थापत्य कला की अगर बात की जाए तो भवन निर्माण कला को ही स्थापत्य कला कहते हैं, ठीक है। तो भवन निर्माण कला की भांति स्थापत्य कला के भी बहुत कम नमूने यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं। जो थोड़ी बहुत मूर्तियाँ और रिलीफ चित्र प्राप्त हुए हैं, उनसे ज्ञात होता है कि बेबीलोन वालों को पत्थर को तराशने में कमाल मतलब कि हासिल था। यानी कि वो एक प्रकार से पत्थर को तराश करके चीज़ों को बनाते थे। साधारण तौर पर ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी के गारे का उपयोग करते थे, यानी कि जो मिट्टी को पानी में मिला करके बने, ऐसे आजकल मसाला बनाते हैं सीमेंट और वो सब मिला करके, सीमेंट और बालू मिला करके, मोरंग मिला करके, ऐसे ही मट्टी को पानी में घोल करके ईंटों के बीच में रखते करके ईंटों को जोड़ा जाता था। जैसे नक्शों इत्यादि में वे तरह तरह के सफ़ेद, नीले, खाकी और काले रंग का उपयोग करते थे, मतलब कि रंग में। इसके अलावा खुर्दबीन यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से वे कांच पर कारीगरी भी किया करते थे। लोहे और कांसे के अस्त्र शस्त्र बनाते थे। सोने चांदी की ढलाई भी करना जानते थे। तो मतलब स्थापत्य कला बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। चित्रकला की अगर बात करें बेबीलोनियन के लोगों की, तो चित्रकला इनकी जो थी, बेबीलोनियन के निवासियों के चित्रों में मनुष्यों की आकृतियाँ एक सी दिखाई गई, मतलब मनुष्य में आपको उनका आकृति एक सी मिलेगी आपको। दासों और शासकों में केवल अस्त्रों का अंतर आपको दिखाया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि बेबीलोनियनों की चित्रकला स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं हो सकी थी, क्योंकि मंदिरों की दीवारों और मूर्तियों पर भी वे चित्रकारी करते थे, परंतु मिस्रा क्रीट की तुलना में उनका कोई मिस्र की जो एक प्रकार से कला है उसकी तुलना में कोई स्थान एक प्रकार से नहीं ठहरता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि चित्रकला में उतने निपुण नहीं थे लोग, ठीक है। असीरिया सभ्यता के सामाजिक जीवन की विवेचना कीजिए तो 2 वर्गों में बटा होता समाज, एक दास वर्ग और एक स्वतंत्र नागरिक वर्ग, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। आगे देखेंगे भैया, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोज़ मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चलें, एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं भैया। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? प्रश्न है, महाकाव्य काल में आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। महाकाव्य काल में जो आर्थिक दशा थी, सिचुएशन थी, उसके बारे में बताएं। देखिए, महाकाव्य काल की आर्थिक दशा,
महाकाव्यों के काल में भी कृषि तथा पशुपालन आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे, यानी कृषि और पशुपालन के द्वारा ही लोगों का गुजर बसर होता था, खर्चा पानी चला करता था। हलों के द्वारा खेती होती थी जिन्हें बैलों की सहायता से खींचा जाता था, यानी कि एक प्रकार से हलों के द्वारा कृषि हुआ करती थी, बैलों के द्वारा उनको खींचा जाता था। सिंचाई के लिए लोगों को अधिकतर वर्षा पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। किस पर भैया? वर्षा पर डिपेंड रहना पड़ता था। किसको? इन लोगों को सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए जो है कुल्याओं यानी कि छोटी नहरों का भी उल्लेख आपको मिल जाएगा महाकाव्य काल में। भूमि उपजाऊ थी प्राय यहाँ की। पशुओं में गाय, बैल, हाथी, घोड़ा ये सब एक प्रकार से पाले जाते थे। ठीक है। पशुओं की देख रेख के लिए गोपाध्यक्ष नाम का एक पद अधिकारी होता था, राज्य की ओर से नियुक्त किया जाता था ये पद अधिकारी। महाभारत में अनेक व्यवसायियों का उल्लेख भी मिलता है जो विभिन्न स्थानों में श्रेणियां बना करके निवास किया करते थे। यानी गोपाध्यक्ष जो होते थे वो राज्य के द्वारा एक प्रकार से एक जैसे कि सरकार के द्वारा बनाए जाते थे, जो कि एक प्रकार से गायों की, बैल की, हाथी की, घोड़े की, इन सभी के एक प्रकार से देख रेख के लिए होते थे। तो गोपाध्यक्ष होते थे, प्रतिमल पशुओं की देख रेख के लिए बनाए जाते थे। महाभारत में व्यवसायी वर्ग के बारे में पता चलता है। अनेक व्यवसायियों की अगर बात की जाए तो अनेक व्यवसायी अपने शिल्पों में निपुणता भी प्राप्त थी। अनेक व्यवसायियों को हाथी दांत, स्वर्ण, मणि तथा विविध रत्नों से सुंदर आभूषण बनाए जाते थे। आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही व्यापार एकदम से चरम पर था। व्यापार मुख्यतः वैश्य जाति के लोग ही किया करते थे। देखिए इस समय पूरा का पूरा क्या था, वर्णाश्रम पर पूरी व्यवस्था फॉलो होती थी। महाकाव्य काल में ब्राह्मणों अस्य मुखामासीद बाहु राजान्यकर्ता उर्तवैश्याः पादाभ्याम शूद्रो जाता। यहाँ पर एक प्रकार से जो है वर्ग जो था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। वो 4 वर्ग कौन कौन से थे? पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था आपका शूद्र। ठीक है। यानी कि ब्राह्मण जो था वो शिक्षा देता था, शिक्षा ग्रहण करता था, दान देना, दान लेना ये सब ब्राह्मणों का कर्तव्य था। क्षत्रिय लोग एक प्रकार से युद्ध करते थे, रक्षा करते थे लोगों की, और दान वगैरह दिया करते थे, यज्ञ वगैरह करवाते रहते थे। तो क्षत्रिय का काम ये था। वैश्य का काम था व्यापार करते थे लोग, वैश्य लोग। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए वैश्य के अलावा शूद्रों का जो काम हुआ करता था भैया, शूद्रों का काम होता था कि वह एक प्रकार से इन तीनों की सेवा करें और भी जो एक प्रकार से उत्पादन वगैरह के जो काम है उसमें मदद करते थे, यानी कि खेती वगैरह करने का काम किया करते थे बेसिकली। ठीक है। रामायण में यवद्वीप तथा सुवर्णद्वीप का उल्लेख हुआ है। ये 2 द्वीप हैं जहाँ व्यापार के प्रसंग में भारतीय जाया करते थे। भारतीय लोग यवद्वीप और सुवर्णद्वीप पर व्यापार करने के लिए जाया करते थे। महाभारत में भी समुद्री यात्राओं, द्वीपों, जलपोतों आदि का उल्लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय समुद्री व्यापार उन्नति पर था। कंबोज, गंधार, सिंधु, इसके अलावा जो है प्राग्ज्योतिष यानी जिसको असम बोलते हैं, बर्मा, म्यांमार, विंध्य प्रदेश, चाइना, बाहलीक आदि देशों से व्यापार हुआ करता था उस समय। अनेक वस्तुएं मंगाई जाया करती थीं और अनेक वस्तुएं बेची जाती थीं। कंबोज तथा बाहलीक अपने उत्तम घोड़ों के लिए विख्यात थे। यहाँ से घोड़े वगैरह मंगाए जाते थे। ठीक है। तो इस तरीके से व्यापार जो था ठीक ठाक था और आर्थिक दशा बेसिकली एक प्रकार से बिल्कुल ठीक ठाक थी। बेसिकली कृषि और व्यापार थोड़ा बहुत था, पशुपालन और कृषि एक प्रकार से इसी के आधार पर बेसिकली चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका भैया। प्रश्न है महाकाव्य काल में धार्मिक दशा की व्याख्या कीजिए। महाकाव्य काल की धार्मिक दशा, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे महाकाव्यों के समय तक आते आते वैदिक धर्म का स्वरूप बिल्कुल परिवर्तित हो चुका था। क्योंकि वैदिक धर्म जो था वो एक प्रकार से महाकाव्य काल तक आते आते लगभग बदल चुका था। बहुत कुछ चेंजमेंट हो चुके थे। पूर्व वैदिक कालीन कर्मकांड प्रधान तथा उत्तर वैदिक कालीन ज्ञान प्रधान धर्मों का समन्वय करके इस समय एक लोक धर्म का विकास जो है एक प्रकार से किया गया था, जो सर्वसाधारण के लिए सुलभ हो गया था। यानी कि यहाँ पर जो उत्तर काल की या पूर्व वैदिक काल की जो कर्मकांड व्यवस्था थी उसको एक प्रकार से लिया गया, और जो उत्तर वैदिक कालीन का ज्ञान प्रधान था, तो ज्ञान और कर्मकांड को मिला करके एक महाकाव्यकालीन सिचुएशन बनाई गई। आज का जो धर्म आप देख रहे हैं वो जो है एक प्रकार से कर्मकांड और ज्ञान दोनों प्रधान है। ठीक है। पुराने वैदिक देवताओं का महत्व कम हो गया था। समाज में नए नए देवी देवताओं की प्रतिष्ठा हो गई थी, क्योंकि पुराने वैदिक देवी देवताओं में जैसे वरुण हो गए, इंद्र हो गए, कुबेर हो गए, इन्हीं सब के बारे में वर्णन मिलता था। अब एक प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की ज़्यादा पूजा होने लगी। इसमें जो है आप देखते हैं विष्णु, शिव, गणेश, मतलब कि ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, पार्वती, दुर्गा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश यानी शिव को त्रिमूर्ति कहा गया। ये त्रिमूर्ति जो है जिसमें से ब्रह्मा जो हैं वो एक प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं,
ठीक है। ब्रह्मा का क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति कौन करते हैं, ब्रह्मा करते हैं। ठीक है। विष्णु कौन करते हैं, विष्णु क्या करते हैं, विष्णु एक प्रकार से सबका पालन पोषण करते हैं। ठीक है। जबकि महेश क्या करते हैं, संहार करते हैं। ठीक है। इसलिए त्रिमूर्ति कहते हैं इनको। उन्हें क्रमशः सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा जी, धर्ता सृष्टि का कौन है, विष्णु जी, संहर्ता सृष्टि के कौन है भैया, तो वो हैं कौन, आपके शंकर भगवान। ठीक है। तो इस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन एक प्रकार से प्रचलित हुए। बाद में चल करके लोग जो एक लोग सहयोग मतलब कि जो ब्रह्मा का अस्तित्व था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि ब्रह्मा का एक प्रकार से उतना ज़्यादा कोई काम उन्होंने किया नहीं। ठीक है। केवल वेद वगैरह एक प्रकार से लिए रहते हैं और आशीर्वाद देने के लिए उनकी तपस्या वगैरह लोग राक्षस लोग किया करते थे, तो ब्रह्मा जी का बस उतना काम होता था। शीघ्र ही ब्रह्मा का अस्तित्व जो है धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन शिव और विष्णु भगवान के महाकाव्यकालीन धर्म के प्रमुख देवता रह गए। चूँकि भगवान शंकर और विष्णु ये एक प्रकार से इनका वर्चस्व आज भी कायम है। धर्म में अवतारवाद और पुनर्जन्म की अवधारणाओं का समावेश हुआ। भगवान राम और कृष्ण विष्णु के अवतार मान लिए गए। यह धारणा प्रचलित हुई कि अपने भक्तों की सहायता के लिए ईश्वर समय समय पर पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लेता है। कैसे कि जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़े असुर महायाभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब क्या होता है, तब एक प्रकार जब जब धर्म की हानि होती मेरे प्यारे दोस्तों, तब एक प्रकार से प्रभु आते हैं कि तब धर प्रभु विविधि शरीरा और हरहि निशाचर सज्जन। मतलब कि एक प्रकार से फिर आते हैं भगवान जो हैं वो सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए आते हैं निशाचरों से। ठीक है। इस तरीके से अवतारवाद समक्ष आया। वह धर्म की स्थापना करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए कि यदा यदा ही धर्मस्य, गीता में कहा गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है। यानी गीता में भी वही बात है। आप देखें श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी उसमें भी यही बात लिखी है और वाल्मीकि के रामायण में भी यही बात लिखी है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर अवतारवाद एक प्रकार से हुआ। यहाँ पर भगवान श्री राम हो गए, इसके अलावा लगभग 10-12 अवतार जो हैं, 10 अवतार 12 अवतार भगवान विष्णु के माने गए। बुद्ध भी भगवान के अवतार ही माने जाते हैं, महात्मा बुद्ध को। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये अवतारवादी व्यवस्था जो है वो आई और सबसे फेमस अवतार भगवान श्री कृष्ण और राम जी हुए। तो इस तरीके चीज़ें आगे बढ़ने लगी। ठीक है। और इस तरीके से जो है ये एक प्रकार से जो वैदिक का महाकाव्य काल में जो धार्मिक दशा थी वो कुछ इस तरीके से थी। आप इसको लिख दीजिएगा, आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको एक प्रकार से मात्र 100 रुपीज़ में सारा PDF मिल जाएगा। ये PDF ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएगा। आपको SMS करना 9161। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 9161 93 60 62 पर आपको SMS करना है। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपीज़ पे कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से भी करवा सकते हैं, किसी दुकान से करवा सकते हैं। ठीक है। आपको एक प्रकार से यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर एक प्रकार सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के PDF नोट्स मिलेंगे, महासंग्राम रिवीजन क्लास के PDF नोट्स मिलेंगे, कुछ चैप्टर वाइज PDF नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। रिवीजन क्लास के PDF नोट्स, क्वेश्चन पेपर के PDF नोट्स, सब कुछ आपको मिलेंगे। यहाँ पर 3 मेजर सब्जेक्ट जो है आपके तीनों के आपको PDF नोट्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव लिखित सबके यानी कि अति लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय सभी के PDF नोट्स मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव के भी मिल जाएंगे। एक माइनर सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा और एक आपका को करिकुलर का भी आपको मिल जाएगा जिसमें आपको फूड न्यूट्रिशन वगैरह पढ़ना है। तो सब कुछ आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। मात्र 100 रुपीज़ पे करें और तुरंत प्राप्त कर लें अपने PDF और आसानी से मौज मस्ती करते हुए पढ़ लीजिए। पेपर में आपके बड़े अच्छे नंबर आएंगे। जो मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको बड़ी आसानी होगी चीज़ों को समझने में। फटाफट से आप SMS करें 9161 93 60 62 में और आप हमारे साथ जुड़ करके अच्छी तैयारी कर लें। ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सभी लोगों का एक प्रकार से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। चलें, प्रश्न आ चुका भैया, आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा है? आर्यों का मूल निवास स्थान को लेकर के विवाद है, विद्वान मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है कि भाई आर्य कहाँ से आए। कुछ लोग यहाँ बताते हैं, कुछ लोग मध्य एशिया, कुछ लोग अलग अलग स्थानों से बताते हैं। ठीक है। बेसिकली अगर बात की जाए, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया कि मध्य एशिया से। मैक्स मूलर एक फेमस विद्वान है, इन्होंने कहा कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए
और इन्होंने एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता को एक प्रकार से पतन किया होगा, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया आर्यों ने, और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो हार जाते हैं और आर्य लोग एक प्रकार से उस पर कब्जा कर लेते हैं। यही आर्य लोग जो थे वो 3 वर्ग में बंट गए, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, और जो हार गया वही एक प्रकार से दास वर्ग हो गया, उसी को शूद्र कहा गया। इस तरीके से नाना प्रकार की धारणाएं जो विद्वानों ने बताई हैं अपने अपने हिसाब से। तो मध्य एशिया से बताया है। वर्तमान समय में मैक्स मूलर का यह मत स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं है, इसको खंडन किया जा चुका है। चूँकि बीजी तिलक साहब बाल गंगाधर तिलक ने इनका मूल निवास उत्तरी ध्रुव को माना, यानी कि जो है नॉर्थ पोल से लोग आए थे। इसका वर्णन इनकी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में मिलता है, जो बीजी तिलक की पुस्तक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। यह वर्णन इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश नाम की रचना जो स्वामी दयानंद सरस्वती की है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के चूँकि संस्थापक रहे हैं, तो उन्होंने आर्य समाज के संस्थापक होने के नाते उन्होंने पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश। उसमें आर्यों के मूल निवास पर अपनी टिप्पणी करी, कहा कि तिब्बत से ये लोग आए थे, ठीक है। और इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन जो पुस्तक है, ये इन्हीं की पुस्तक है, दयानंद सरस्वती की। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा कि ये सप्त सिंधु प्रदेश के रहने वाले थे। इस तरीके से एक प्रकार से नाना प्रकार के विद्वानों ने नाना प्रकार की धारणाएं दी। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इनकी उत्पत्ति की धारणाएं दी हैं आर्यों को आने के। तो ये है आर्यों का मूल निवास। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, प्रश्न देखिए, सप्त सिंधु प्रदेश क्या है? सप्त सिंधु प्रदेश, देखिए सप्त सिंधु प्रदेश अथवा सप्त सिंधु आर्य लोगों का प्रारंभिक निवास स्थान माना जाता रहा है। वेदों में गंगा, गोदावरी, यमुना, सिंधु, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा आदि प्रमुख नदियों का उल्लेख है कि गंगे च यमुने चयो, कि गोदावरी सरस्वती और नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मनिम सानिधिम कुरु। क्या है भैया? वेदों में किन नदियों का वर्णन है? किस श्लोक के माध्यम से पता चलेगा? कि गंगे च यमुने चयो, गोदावरी सरस्वती और नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिनिम सानिधिम कुरु। जब पंडित जी लोग पूजा वूजा करवाते हैं, तो जब कलश स्थापना होती, घट स्थापना, तो इस प्रकार के मंत्र को बोलते हैं। किस मंत्र को? कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र सम आश्रितः, यानी कि जो है कलश के एक प्रकार से मुखमंडल पर, इस पर कंठ पर सभी लोग आकर के बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश सबका स्थान। मातु गड़ा है स्मृता, कुछोर तू सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा। पृथ्वी के 7 दीपों के बारे में भी वर्णन मिलता है वेद वगैरह में। सप्तदीपो वसुंधरा, वसुंधरा माने पृथ्वी। ऋग्वेदो अथिजुर्वेदाः सामवेदो हथर्वणा, यानी एक प्रकार से अंगैश्चा सहिता सर्वे कलशम तो सदा में से 4 वेद आकर के कलशे में बैठे। इस तरीके से आप देखेंगे, उसी में आगे श्लोक क्या मिलता है कि गंगे च यमुने चयो, गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिनिम सानिधिम कुरु। तो ये एक प्रकार नदियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 नदियाँ, इसी को सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। इन्हीं नदियों की घाटियों में जो स्थित है। इनका उल्लेख सप्त सिंधु भारतवर्ष का पश्चिम उत्तर भाग था। इस भाग को आर्यों ने आदि देवा भी कहा है। वैदिक साहित्य में पंजाब को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। सप्त सिंधु प्रदेश का विस्तार कश्मीर, पाकिस्तान, पंजाब के अधिकांश भागों में था। चूँकि जहाँ जहाँ नदियाँ बहती थी, उनका जो नदी घाटी इलाका था, वो सभी सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आर्य उत्तरी ध्रुव, मध्य एशिया और किसी अन्य स्थान से भारत में आए थे। 7 नदियों के कारण से यह सप्त सिंधु प्रदेश का नामकरण हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? अथवा 2023 में प्रश्न है, या वैदिक काल की भौगोलिक दशा का वर्णन कीजिए। वैदिक काल की भौगोलिक दशा, देखिए आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कैसा रहा। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ होगा। भारत में उन्होंने सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसना प्रारंभ किया, यानी सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे पहले बसा, चूँकि ऊपर वही मिलता है। ऋग्वेद से हमें इस प्रदेश के में बहने वाली 7 नदियों के बारे में जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में क्या मिलता है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिनिम सानिधिम कुरु, ठीक है। सिंधु, सरस्वती, बीतस्ता जिसको आज झेलम कहते हैं, अस्किनी यानी जिसको चिनाब नदी कहते हैं, पारश्रमी जिसको रावी नदी कहते हैं, बिपाशा जिसको ब्यास नदी कहते हैं, सुतद्री यानी कि सतलज नदी, ये सभी नदियाँ आज भी एक प्रकार से बहती हैं, ठीक है। और इन सभी का वर्णन वेदों में ऑलरेडी पहले से है। तो वेद में एक प्रकार से भौगोलिक जानकारी ठीक ठाक मात्रा में दी गई है। ऋग्वेद में कुछ अफगानिस्तान की नदियों का भी जिक्र किया गया है, जैसे कि कुभा नदी का, कुभा नदी मतलब कि जिसको काबुल नदी आज कहते हैं, कुभरू नदी जिसको कुर्रम नदी कहते हैं, गोमती नदी जिसको गोमल कहते हैं, और सुवस्तु नदी जिसको आप स्वात कहते हैं। लखनऊ वाली गोमती की बात नहीं हो रही है, ठीक है।
इससे यह स्पष्ट होता है कि अफगानिस्तान भी उस समय भारत का ही अंश मतलब अंग था। बिल्कुल था, उसमें कोई दो राय नहीं है। हिमालय पर्वत का स्पष्ट उल्लेख हुआ है इसमें, मतलब ऋग्वेद में। हिमालय की एक चोटी को जो है मूज दंत कहा गया है, जो सोम के लिए प्रसिद्ध था। आर्यों का मतलब कि सोम देवता के लिए आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यानी आर्य लोग क्या पीते थे? सोमरस। सोमरस एक टाइप की मदिरा होती थी जो एक प्रकार से मदहोश कर देती थी लोगों को। डांस वगैरह नृत्य वगैरह करते समय सोमरस पान किया करते थे, जैसे आजकल बाराती लोग जो है डांस करते हैं मदिरा पी करके। ठीक है। वाचस्पति से बना मतलब कि जो है यह वाचस मतलब कि वनस्पति से बनाया जाता है। वनस्पति मतलब कि जैसे आजकल महुआ वगैरह की दारू जो है गाँव वगैरह में फेमस है, महुआ की दारू। ठीक है। नगीना, हमारे इधर एक मतलब है कोई मतलब कि इधर गांव वगैरह में तो महुआ दारू बेचता है, उसमें एक आता है नगीना, पौआ। तो पौआ पीने के लिए तमाम लोग जाते हैं, जब पी के लौटते हैं उधर साइकिल लेकर के तो गरियाते ही लौटते हैं, गांव भर को गरियाएंगे लौटेंगे। तो दो लोग थे ऐसे करते थे, तो दो लोगों का तो देहांत हो गया। एक लोग तालाब में ऐसे साइकिल चलाते आ रहे थे, बगल में तालाब है हमारे गाँव के बाहर, उसी में साइकिल चली गई और रात में गिर पड़े और मर गए। सुबह उनकी लाश जो है ऊपर मिली। एक लोगों का वैसे मतलब अचानक से कुछ हुआ, अंदर से कुछ क्योंकि खोखले हो चुके थे तो उनका देहांत हो गया। ठीक है। तो पीते हैं तो बड़े झूमते हुए आते हैं लोग। बाकी आजकल तो इंग्लिश दारू तमाम लोग पी रहे हैं, तो यही सब चीज़ें, तो वही सोमरस टाइप का होता था। आर्यों ने अगले पड़ाव के रूप में कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आर्यों ने एक प्रकार से अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। ठीक है। पहले सप्त सिंधु प्रदेश को कब्जा आया, फिर उसके बाद में कुरुक्षेत्र का जो इलाका है उसको उस पर कब्जा कर दिया। उस क्षेत्र का नाम उस समय ब्रह्मावर्त होता था, जिसको आप आर्यावर्त कहते हैं। आर्यावर्ते भारत खंडे। ठीक है। आर्यावर्त, आर्यावर्त कहते नहीं, पूरे आर्यावर्त में कोई नहीं मेरे जैसा। आर्यावर्त, पूरे आर्यावर्त में महाभारत के जो एक प्रकार से पांडव कुरुक्षेत्र के जो होते थे नहीं, ये धृतराष्ट्र, पांडु, ये सब भीष्म पितामह, ये सब टैक्स लेते। पूरे आर्यावर्त में भीष्म पितामह जैसा वीर कोई नहीं था। भीष्म पितामह सबसे टैक्स लेते, सबको दौड़ा दौड़ा के मारते थे, मतलब झलरा कर देते थे भीष्म पितामह। इतने बाण मार देते थे जिस लोगों को, एक बार काशीराज चिद्ध चिद्ध करे, काशीराज को नाथ दिया भैया, इतना बाण मार दीन कि काशीराज धनुषिये न उठाए पैनापन। मतलब भीष्म पितामह बयार से बात करते रहे, बयारी से, मतलब उनके हवा जो मतलब कि उनका जो तीर रहा गंगा के बेग का रोक देता रहा। यानी गंगा नदी का जो बेग होता था उसको मार देते बाणों की वर्षा से, भाई पुल बना देते थे, पूरा नदी का बेग रुक गया, धारा रुक जाती थी। अब बताओ इतने बाण, इतनी तीव्र गति से अर्जुन काम है उनके सामने, मारे झलरा हो जाते अर्जुन 2 मिनट में। भीष्म पितामह का बेग रोकने में एक व्यक्ति समर्थमान था, या तो आचार्य द्रोणाचार्य थे, या फिर स्वयं साक्षात शंकर भगवान, और या तो सबसे महान उस समय के पैरुखी जिन्होंने उनको ज्ञान दिया था, शिक्षा दी थी, जिन्होंने उनको शस्त्र ज्ञान दिया था भीष्म पितामह को, स्वयं भगवान परशुराम जी। भगवान परशुराम के 3 चेले हुए हैं, तीनों चेलों ने तबाही मचा दी पूरे महाभारत में। एक भीष्म पितामह, एक आचार्य द्रोणाचार्य, और तीसरा कौन था? कर्ण। कर्ण को तो भैया सबसे ज़्यादा शिक्षा तो कर्ण को ही दे दिया था उन्होंने। कर्ण चूँकि बहुत प्रिय था, लेकिन कर्ण ने एक गलती कर दी, बस इसकी वजह से उनको श्राप दे दिया था उन्होंने। ब्रह्मवर्त से आगे बढ़ करके आर्यों ने गंगा यमुना के दुआब क्षेत्र, दुआब मतलब कहते हैं 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, उसी को दुआब कहते हैं, उस क्षेत्र एवं उसके नज़दीक के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उस क्षेत्र का नाम ब्रह्म ऋषि देश रखा। इसके बाद हिमालय और विंध्याचल के पर्वतों के बीच में आर्य लोग आकर के बस जाते हैं और कब्जा करना शुरू कर देते हैं। उस क्षेत्र का नाम मध्य प्रदेश रख दिया। अंत में उन्होंने बंगाल और बिहार के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर कब्जा कर लिया और समूचे उत्तर भारत पर उनका अधिकार कर लिया। बाद में इस पूरे क्षेत्र का नाम आर्यावर्त रख दिया गया। ठीक है। तो आर्यावर्त एक प्रकार से पूरा क्षेत्र था, और यही आर्यावर्त जो है महाभारत में आपको मिलता है। ठीक है। इनका पांडु वगैरह का राज्य, ये सब एक प्रकार से यही आर्यावर्त है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको एक प्रकार से आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, ठीक है, और आप फूड न्यूट्रिशन को करिकुलर का पेपर आप देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन सही आने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, चूंकि इसमें 3 साल के क्वेश्चन पेपर, 2022 का क्वेश्चन पेपर, 2023 का और 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है, और 2025 का जो हुआ उसका भी सॉल्व करवा दिया है। तो ये 300 क्वेश्चंस की ये वीडियो आपको मिल जाएगी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल, यानी इसी चैनल पर। महामैराथन रिवीजन क्लास है, गारंटी है कि यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। तो आप BA BSc BCom किसी में है, आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। 2022 23 24 सभी का साल पेपर है ये। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक प्रकार से मैंने तमाम सारी चीज़ों को बताया। वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएं। एंशिएंट हिस्ट्री क्लास आप लोगों ने लगातार कह रहे थे, मैंने आपको दे दिया, और भी क्लास जल्दी आपकी समक्ष आती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।